और आज हम लोग जो है जॉन मिल्टन को लेकर के बात करेंगे। मैं पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक इज इट विजिबल? या जस्ट वांट टू नो। या विजिबल है सबको? जी सर। नो सर, अभी दिखा ओके नहीं। ओके विजिबल सर। ओके। Yes, sir. Now today we are going to conduct test series 15, डेट 31 तारीख 31 जुलाई 2021 अंडर द बैनर ऑफ जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी इलाहाबाद एंड वही सेम मोबाइल नंबर, वही घिसा पीटा राग, कोई नया संगीत नहीं है ऊपर की लाइनों में। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आप कुछ नया चीज देखेंगे और वह क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सेम वही पैटर्न है, मैंने बताया कि इस पैटर्न का एकमात्र मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देना और इधर लास्ट टाइम में बगैर ज्यादा समय दिए हुए या जगह ज्यादा मेहनत किए हुए चीजों को रिवाइज हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जिसमें से पहला ऑप्शन है जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन इन ब्रेड स्ट्रीट ऑन 9 नवंबर 1608। ये सबको पता, बड़ा कॉमन पॉइंट है। उनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ, लंदन इन ब्रेड स्ट्रीट में। उसके बाद ऑप्शन बी है ही वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल। उनका जो अर्ली एजुकेशन हुआ था वो सेंट पॉल स्कूल से हुआ था। एंड क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और हायर एजुकेशन क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा है कि ही एक्वायर्ड द निक नेम लेडी ऑफ क्रिस्ट। उनको एक निक नेम दिया गया था और वह निक नेम क्या था? लेडी ऑफ क्रिस्ट था। ये भी सही है। उनके जो अपने लोग थे, जो उनके कॉलीग थे या कह सकते हैं जो उनके साथ पढ़ने वाले लोग थे, वे उनको इस नाम से जानते थे। और किस नाम से जानते थे? लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से। बाय हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ कर्ली हेयर, चूंकि उनके बाल घुंघराले थे, एंड वुमैनिश नेचर, और साथ ही साथ वुमैनिश नेचर था। और उन्होंने लेडी क्रिस्ट को लेकर के पोयम भी लिखा था, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। तो एक पॉइंट ये है कि उनको क्यों कहा गया, तो ही गॉट द टाइटल लेडी ऑफ क्रिस्ट बाय हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ कर्ली हेयर एंड वुमैनिश नेचर। He also got the title belated Elizabethan poet as he was fond of music. या बिल्कुल सही है कि उनको belated Elizabethan poet कहा गया क्योंकि उनको म्यूजिक का बड़ा शौक था और म्यूजिक जो है एलिजाबेथन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स रही है। वी नो इट वेरी वेल। उसको उन्होंने अपनी पोयम में अडॉप्ट किया हुआ है या उस सारी चीजों को उन्होंने लिया हुआ है। He was the last Renaissance poet and became famous as evening star of Renaissance। या बिल्कुल लास्ट रिनेशा पोएट थे, मतलब एक पॉपुलर वे में अगर देखा जाए तो रिनेशा जो स्पिरिट है उनकी पोइट्री के बाद और किसी की पोइट्री में मिलता नहीं है, इसीलिए उनको लास्ट रिनेशा पोएट कहा जाता है। एंड बिकेम फेमस एज इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा। बिल्कुल उनको इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा कहा गया था। चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा कहा गया था। फिर उसके बाद एट सेंट पॉल्स स्कूल ही मेड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद चार्ल्स फ्रांसिस। कह रहे हैं कि सेंट पॉल स्कूल में उनका दोस्ती हुई थी किससे? चार्ल्स फ्रांसिस से। ये गलत है, बल्कि वहां पे क्या है कि ही मेड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद चार्ल्स डायोदती। उनका नाम चार्ल्स डायोदती था, ना कि चार्ल्स फ्रांसिस था। तो आपको पहले क्वेश्चन में ये पता चला कि उनका जन्म 1608 में हुआ। उनकी स्कूलिंग स्कूलिंग सेंट पॉल स्कूल से हुई है। हायर एजुकेशन क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ है। उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा गया, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा गया, और साथ ही साथ लास्ट रिनेशा पोएट थे और उनको इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा कहा जाता है। एक ऑप्शन मैंने गलत रखा था कि सेंट पॉल स्कूल में उनकी दोस्ती चार्ल्स फ्रांसिस से होती, ये गलत है। उनकी दोस्ती चार्ल्स फ्रांसिस से ना होकर के चार्ल्स डायोदती से होती है, और चार्ल्स डायोदती के ऊपर उन्होंने एलिजी भी लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है हु सेड, किसने कहा मिल्टन वाज अ पोएट एट द एज ऑफ 10। एक्सक्यूज मी सर। ये जी जी सर, related to the Renaissance and Reformation, I want to ask a question that the morning star of Reformation is Wycliffe and the evening star of the Reformation who is? जॉन जॉन बनियान। कई बार मैडम ये बात हो चुकी है, जॉन बनियान।
यस यस बहुत बार बताया सर, कंफ्यूजन था थोड़ा सा। थैंक यू सर। जॉन बने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेड मिल्टन वाज अ पोएट एट द एज ऑफ 10? आब्री, ये स्टेटमेंट किसका है? आब्री का है। बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, दिस इज द स्टेटमेंट। और आब्रे नाम के क्रिटिक थे, उन्होंने ये बात कही है कि मिल्टन वाज अ पोएट एट द एज ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पैम्फलेट्स वर रिटन बाई मिल्टन? मिल्टन ने कितना पैम्फलेट लिखा हुआ था? देन रिमेंबर दैट कि आंसर जो है इसका 3 का सी सही है। मिल्टन रोट 25 पैम्फलेट। मिल्टन ने 25 पैम्फलेट लिखा था। 21 आर इन इंग्लिश, 21 उन्होंने इंग्लिश में लिखा था और 4 उन्होंने लैटिन में लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकी वाइफ को लेकर के है या उनका अपना जो जीवन था, एक पारिवारिक जीवन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सारा जेफरी वॉज द मदर ऑफ मिल्टन। सारा जेफरी मिल्टन की माँ थी, बिल्कुल सही है। जॉन मिल्टन वॉज जॉन मिल्टन फादर। जॉन मिल्टन मतलब सीनियर जॉन मिल्टन, ये बात भी सही है। सारा जेफरी उनकी माँ का नाम था, जॉन मिल्टन उनके फादर का नाम था। एनी मिल्टन वॉज हिज एल्डर सिस्टर, या ये भी सही है। क्रिस्टोफर मिल्टन वॉज हिज यंगर ब्रदर, ये भी सही है। उसके बाद इन 1629 ही ऑब्टेन बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इन 1632 ही कंप्लीटेड हिज एमए इन क्लासिक, या सही है कि 1629 में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की, 1632 में उनको एमए की डिग्री मिलती है। ही बिकेम ब्लाइंड इन 1652 एट द एज ऑफ 44, ये भी बात सही है। ही वॉज द लैटिन सेक्रेटरी ऑफ रिचर्ड क्रॉमवेल, ये गलत है, बल्कि रिचर्ड क्रॉमवेल की जगह क्या होना चाहिए? ओलिवर क्रॉमवेल। 1649 ईस्वी में वो ओलिवर क्रॉमवेल के लैटिन सेक्रेटरी बनाए गए थे। लैटिन सेक्रेटरी का मतलब कि जो विदेशी भाषा थी या उसका जो डिपार्टमेंट था, वो उसके सेक्रेटरी बनाए गए थे। ये घटना 1649 की है। और हमें पता है कि कॉमनवेल्थ पीरियड जो सरकार बनी थी वो किसके लीडरशिप में बनी थी? वो आपका ओलिवर क्रॉमवेल। और ओलिवर क्रॉमवेल 1649 से लेकर 1658 तक रूल करते हैं इंग्लैंड में। उसकी उनके मरने के बाद रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं और रिचर्ड क्रॉमवेल 1658 से 1660 ईस्वी तक रहते हैं, जिसको क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ उसका आंसर की ही वॉज द लैटिन सेक्रेटरी ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। 1649 से 1658 का टाइम है ओलिवर क्रॉमवेल का। उसके बाद रिचर्ड क्रॉमवेल का टाइम है, वो 1658 से 1660 का रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला है मिल्टन मैरिड मेरी पावेल, ये वाला पोर्शन जो उनकी वाइफ्स को लेकर के, और ऊपर वाला उनकी अपनी फादर मदर उनकी करियर को लेकर के था कि मिल्टन मैरिड मेरी पावेल। मिल्टन की जो मैरिज हुई थी वो मेरी पावेल से हुई थी 1643 में। शी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, ये सब सही है। ये मुझे पता है कि आप सब लोग जानते हैं, लेकिन सिंपल सा एक बार रिवीजन हो जा रहा है। लास्ट टाइम पे अगर जाते समय आप ये शीट पलट लेंगे तो बहुत सारा आपको चीजें मिल जाएगी। कल भी हम जो है मिल्टन पर कराएंगे, तो मैं कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि अभी हमारे पास समय है, हमें 3 राइटर पर बात करनी है, बाकी सारे सेक्शन मैंने करा दिए हैं। तो डोंट बी पजल आर एम्बैरेस्ड। मैं जो है कल अब मिल्टन को फाइनल करके उसके बाद मैं सीधे शेक्सपियर को लूंगा, खासकर उनकी इंपॉर्टेंट लाइंस कैरेक्टर को लेके कई बार रिक्वेस्ट मेरे पास आया हुआ है। तो पहले शेक्सपियर, फिर मैं वर्ड्सवर्थ पे जाऊंगा। और उसके पहले काफी हद तक हमने बातें जो है गाल्सवर्दी पे की हैं, लेकिन गाल्सवर्दी को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो मैं इशारा कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? मिल्टन मैरिड मेरी पावेल इन 1643, शी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, सही है। कैथरीन वुडकॉक मिल्टन सेकेंड वाइफ डाइड इन 1658। कैथरीन वुडकॉक मिल्टन की दूसरी पत्नी थी, जिनकी मौत 1658 ईस्वी में होती है। ऑन हर डेथ, उनकी मौत पर मिल्टन रोट अ सोनेट ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। ये चीज पूछा जा चुका है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया था कि मिल्टन ने जो सोनेट लिखा ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, किसकी कौन सी पत्नी की मौत पर लिखा? कैथरीन वुडकॉक की मौत पर लिखा हुआ है। इन 1663 मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंशुल। 1663 में मिल्टन ने एलिजाबेथ मिंशुल से, जो उनकी सेक्रेटरी थी और उम्र में उनसे बहुत छोटी थी, उनसे उन्होंने मैरिज किया। और इस मैरिज का उनकी डॉटर ने अपोज भी किया हुआ था। किसकी डॉटर ने? मिल्टन की डॉटर ने। फिर उसके बाद है एट द एज ऑफ 66 ऑन 9th नवंबर मिल्टन डाइड इन 1673। ये आप जान गए कि मैंने जानबूझ के गलत रखा है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए। मिल्टन की मौत के बाद सच है कि 66 साल की उम्र में 9 नवंबर को होती है, लेकिन डेट जो सन ऑफ दिखा दिया गया वो 1673 ना होकर के 1674 में होती है। और वो किस बीमारी से मरते हैं? गाउट
जिसे आप आर्थराइटिस कह सकते हैं, उनकी मौत आर्थराइटिस से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो एक लास्ट ऑप्शन डी वाला है, वहां पे आपको करेक्ट क्या करना है कि उनकी मौत 1674 ईस्वी में होती है और किससे होती है, गाउट नाम की डिजीज से होती है। ये पॉइंट रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज, मिल्टन जिस एज से बिलोंग करते हैं उस एज, उसका पीरियड क्या था। उसमें ऑप्शन ए सही है 1625 से 1660, यही ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड को प्यूरिटन एज कहा जाता है और जो प्यूरिटन एज था वही आपका एज ऑफ जॉन मिल्टन रहा है। प्यूरिटन एज को दो हिस्सों में बांटा जाता है, पहला है आपका कैरोलिन एज 1625 से 1649 और दूसरा आपका रहा है कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660। जो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया 1603 से 1625 वो आपका जैकोबियन एज के लिए है, जो एलिजाबेथन एज के बाद आता है। 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज के लिए है, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी जो 1660 से 1700 है वो रेस्टोरेशन एज के लिए, जिसको हम एज ऑफ जॉन ड्राइडेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। उनके वर्क है, उसकी डेट दी गई है और मैं पहले से बता दूं खास करके एक डेट को लेकर के एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोजो को आपके दिमाग में आएगा क्योंकि वो हार्टन पोयम का हिस्सा है और उसकी जो डेट है 1632 भी मिलती है। मैं भी उस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको सबसे पहला चीज कि डेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबका तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखने के पीछे एकमात्र पर्पज था कि आपको मिल्टन के सारे वर्क एक जगह हो जाए, उनकी डेट आपको एक क्वेश्चन में मिल जाए, इसलिए इस टेक्निक को अपनाया गया है। उनकी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट पोयम जो थी, मतलब फर्स्ट इम्पोर्टेंट पोयम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी रही है, जो 1629 में आती है। आज शेक्सपियर उनका पोयम 1630 में। आर्केड्स आपको पता है कि ये आपका क्या रहा है, यह उनका मास्क रहा है जो 1630 में। एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोजो जो 1631 दिया गया है, कहीं पे आपको 1632 भी मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डेट क्या होना चाहिए तो मैं 1632 के साथ जाऊंगा, लेकिन जो है एक जगह अगले पेज में मैंने मेंशन किया, मैं उसको डिस्कस करता भी। क्यों ऐसा क्यों है? कारण यह है कि इसको हार्टन पोयम्स के नाम से जाना जाता है और जो हार्टन पोयम है उसका जो टाइमिंग था 1632 से लेकर 1637 रहा है। उसके पीछे एक लॉजिक था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको 1631 यहाँ शामिल किया इसलिए ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। अगर मैं 1632 डायरेक्ट लिख देता तो इतनी बातें मैं ना कर पाता। तो एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिलोजो 1631 भी डेट है, 1632 भी डेट है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किस डेट के साथ जाना चाहूंगा तो मैं 1632 के साथ जाना चाहूंगा। उसके पीछे लॉजिक ये कि ये हार्टन पोयम का हिस्सा और हार्टन पोयम जो रही है वो आपका कब से कब तक 1632 से 37 तक का पीरियड हार्टन पोयम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका है लिसिडास है, उनका आपको पता है कि लिसिडास इस उनका एलिजी है। सर द आर्केड, एक्सक्यूज मी सर, द आर्केड 1634 लिया हुआ है बुक में। अच्छा ओके ओके, लेट मी कंप्लीट। आर्केड का लेट मी कंप्लीट। कॉमस जो है 1634 है, लिसिडास 1637 है। आपका ये पता है कि यह क्या है, यह आपका एलिजी है जो कि आपका किसकी मौत पर है, आपका एडवर्ड किंग की मौत पर है। कॉमस भी आपको पता है कि यह किसका एग्जाम्पल है, मार्क्स का एग्जाम्पल है। एरियोपैजिटी का प्रोज वर्क है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के बात की जाती है, जो 1644 में आई है। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, यह इनका पैम्फलेट है जिसमें चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को जायज ठहराया गया है। पैराडाइज लास्ट उनका मास्टरपीस है जो कि जो है 12 किताबों में है, जो कि सेकेंडरी एपिक का या लिटरेरी एपिक का एग्जांपल है। ये कब आया है? 1667 ईस्वी में आया है। पैराडाइज रिगेन 4 किताबों में है, यह जो है किसमें आया हुआ है? 1671 ईस्वी में। पैराडाइज रिगेन कब आता है? 1671 ईस्वी में। सैमसन एगोनिस्ट उनका जो है आपका क्या है? सैमसन एगोनिस्ट उनका एक आप कह सकते हैं कि एक प्ले है जो ग्रीक ट्रेजिडी पर आधारित है और यह कब आई है? यह 1671 ईस्वी में आई है। तो जो डेट यहाँ पे गलत मैंने रखा है, सैमसन एगोनिस्ट का रखा है, जानबूझ करके उसको मैंने 1672 रखा है। मैंने लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि सैमसन एगोनिस्ट इज अ प्ले ऑफ मिल्टन पब्लिश्ड इन 1671, वह 1671 में। पैराडाइज रिगेन का जो पब्लिशिंग ईयर है वही सैमसन एगोनिस्ट का है। पैराडाइज रिगेन एपिक है, 4 किताबों में है। सैमसन एगोनिस्ट आपका ट्रेजिडी है, पोएटिक प्ले है, ग्रीक ट्रेजिडी पर आधारित है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। अब उसके बाद मैडम ये कह रही कि आर्केड्स का जो डेट है वो 1630 दिया हुआ है। जहां तक मुझे है पता कि कॉमर्स का डेट तो 1634 दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं सबसे पहले मुझे एक पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेने दीजिए।
उसके बाद जो है अगर ऐसा कुछ होगा तो डेट को हम लोग लेकर के ग्रुप में बात कर लेंगे, या हम इंडिविजुअली आपको देख करके भेज देंगे, या आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर है, एक दूसरे से अपना क्लियर करके उसको कर लीजिएगा। डेट वहां पे कोई बड़ी चीज नहीं। नो क्वेश्चन, कोई सजेशन नहीं दीजिएगा बीच में अभी, प्लीज म्यूट, नहीं तो बिल्कुल सब चीजें। उसके बाद क्या है कि विनोद जी म्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोनेट ऑफ मिल्टन, इनमें से कौन सा एक सोनेट नहीं है, किसका सोनेट नहीं, मिल्टन का सोनेट नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, हाउ हाउ सून हैथ टाइम on his deceased wife to the Nightingale on reaching the age 23, on reaching the age of 23 ऑफ होना चाहिए था। The massacre in Piedmont on his blindness, the reason of church government, इसमें जितना भी दिया गया है आपको ध्यान में रखना है कि इसमें मैंने ऑप्शन देखिए गलत, यहाँ पे ऑप्शन जी है लेकिन ये शायद वो हुआ है, ऑप्शन जी ही सही है। जो लास्ट वाला है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, यह सोनेट ना होकर के यह पैम्फलेट है, मिल्टन का ही पैम्फलेट है, लेकिन ये सोनेट नहीं है। इसका मतलब और ऊपर की जितनी चीजें वो सब उनका सोनेट है। कौन कौन सा उनका सोनेट है, हाउ सून हैथ टाइम एक उनका सोनेट है। दूसरा उनका सोनेट है कि ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, जो आपको अभी बताया गया कि कैथरीन वुडकॉक की डेथ पर उन्होंने टू द नाइटिंगेल, अभी हम लोगों ने कल जिक्र किया था कि नाइटिंगेल और कुक्कू को लेकर के उन्होंने बात किया है। कुक्कू को उन्होंने एक ऐसी बर्ड बताया है, एक ऐसी बर्ड जो अपने पे घमंड करती है। ऑन रीचिंग एट द एज ऑफ 23, या खुद उन्होंने अपनी ऊपर लिखा हुआ है। द मासेकर, एक तरह से मासेकर को लेकर के, जो नरसंहार हुआ था उसको लेकर के। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनका अपना खुद के ब्लाइंडनेस होने पर उनका सोनेट लिखा गया है। लेकिन लास्ट का जो जी है ये गलत है। ये चीज क्या है, ये चीज आपका, ये जो आपका ये क्या है, ये उनका पैम्फलेट है, ना कि उनका सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैम्फलेट ऑफ जॉन मिल्टन, इसमें से कौन सा एक जॉन मिल्टन का पैम्फलेट नहीं है। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, या उनका पैम्फलेट, ये चीज पूछी जा चुकी है जिसमें उन्होंने चर्च गवर्नमेंट की वकालत की है 1642 ईस्वी में। एपॉलजी अगेंस्ट अ पैम्फलेट एक उनका है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स को लेकर के उन्होंने 1643 में पैम्फलेट लिखा। ऑफ एडुकेशन उनका पैम्फलेट रहा जिसमें उन्होंने रिनेशा एडुकेशन को लेकर के बात की है, और ये चीज उन्होंने किसको जो है एड्रेस किया हुआ है, अपने दोस्त सैमुअल हार्टलिप को जो, और ये 1644 में आता है जिस समय एरियोपैजिटी का आता है। इकोनो क्लास आता है, इकोनो जो क्लास है वह क्या है, इमेज ब्रेकिंग वाला, इमेज ब्रेकर है जो 1649 ईस्वी में आया हुआ है। प्रो पापुलो एंग्लिकानो डिफेंसियो 1651 में, अ डिफेंस ऑफ द पीपल के उसमें लिखा गया है। ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंटी, ये जो आंसर जी है यह उनका एलजी है, ना कि उनका पैम्फलेट है। फिर मैं बता दूं, ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट, यह उनका एलजी है जो उन्होंने अपनी सिस्टर के बेटे को लेकर के लिखा हुआ था जिसकी डेथ जो अर्ली एज में हो जाती है। तो ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट या उनका एलजी, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट इज एन एलजी ऑफ मिल्टन कंपोज्ड इन 1622 ऑन द डेथ ऑफ हिज नीस एनी फिलिप्स, एनी फिलिप्स की डेथ पर जो है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक रॉन्ग है। मिल्टन लिटरेरी करियर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस सही है। फर्स्ट, पहला पीरियड 1623 से 28, दूसरा 1629 से 40, थर्ड 1640 से 60, फोर्थ 1660 से 1674। ये है, थोड़ा सा आप एक नजर में देख लेंगे पता चल जाएगा। और उसके बाद इसमें दिया गया कि द पीरियड फ्रॉम 1632 1637 इज प्रोबेबली इज पॉपुलरली नोन एज हार्टन पीरियड, ये बात सही, अभी हम लोग इसी को लेके बात कर रहे थे। हार्टन पीरियड 32 से लेकर 37 तक है। द सेकेंड पीरियड, जो उनका सेकेंड पीरियड है जिसकी डेट क्या है 1629 से 1640 है, इसमें जो है इट ब्रॉट नेम एंड फेम फॉर मिल्टन, मिल्टन की प्रसिद्धि इसी में बढ़ती है। एंड वन कैन सी हिज अप्रोच ऑफ प्यूरिटेनिज्म इन दिस पीरियड, और एक आदमी देख सकता है उन्होंने प्यूरिटेनिज्म को कैसे फॉलो किया हुआ है इस पीरियड। उसके बाद है डी आपका, इन द थर्ड पीरियड मिल्टन रोड पैम्फलेट एंड सोनेट्स विच आर 25 इन नंबर, सब कुछ सही है कि थर्ड पीरियड में, और थर्ड पीरियड की आपकी डेट क्या है 1640 से 1660। थर्ड पीरियड में उन्होंने पैम्फलेट्स और सोनेट से लिखा, लेकिन जो सोनेट्स की संख्या है वह 25 ना होकर के बल्कि कितनी है, 23 है। जो पैम्फलेट था वह 25 है। दो चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो 25 आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ, सोनेट की बात कर रहे हैं। इन द थर्ड पीरियड मिल्टन रोड पैम्फलेट एंड सोनेट्स, तो एंड सोनेट्स जो है, सोनेट्स कितना है 23 है, और आपका पैम्फलेट कितना है 25 है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हु रोट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन
जॉन मिल्टन का कॉमन सा पॉइंट है, बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है। जॉन मिल्टन ने लिखा है, क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी। जो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी जो पोयम है, इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है। द पोएम सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, या जो है जीसस क्रिस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करती है। एंड इट वाज रिटन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस ऑन 25th दिसंबर 1629 व्हेन मिल्टन वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। जब मिल्टन 21 साल के थे एंड ही वाज परसुइंग हिज बीए डिग्री, जब वो अपनी बीए की डिग्री परसू कर रहे थे, बीए थर्ड ईयर में थे। किस यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और कौन से कॉलेज से, क्रिस्ट कॉलेज से। तब उन्होंने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी लिखा, जो 1629 ईस्वी में आपका क्या होता है, आती है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पोयम कितना इंपॉर्टेंट है। इसी पोयम ने उनको नेम फेम लाया और तमाम चीजें, जब वो बीए कर रहे तब उन्होंने लिखा था। फिर दूसरा चीज है कि द पोयम शोज द इम्पैक्ट ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। इस पोयम में एलिजाबेथन लिटरेचर का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। स्पेशली एडमंड स्पेंसर ऑन मिल्टन, खास करके एडमंड स्पेंसर का प्रभाव देखा जा सकता है किसके ऊपर, मिल्टन के ऊपर। इट कंसिस्ट 8 लाइन्स, ये 8 लाइन्स स्टैंजा में लिखी गई है, क्लोज्ड बाई अलेक्जेंड्राइन। और जो उसमें इसके साथ साथ उसमें देखेंगे कि एक अलेक्जेंड्राइन, अलेक्जेंड्राइन का मतलब कि 6 फीट और 12 सिलेबल। तो 8 लाइन का जो स्टैंजा है, उसमें जो लास्ट लाइन है वो अलेक्जेंड्राइन में है और बाकी आयाम्बिक में, आयाम्बिक पेंटामीटर में है, लेकिन लास्ट वाली अलेक्जेंड्राइन में है। डी है, द पोयम डिस्क्राइब्स कृष्ण इनकारनेशन, की पोयम जो है कृष्ण के अवतार को दिखाती है। एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पेगन पार, और उनका अपना जो एक रिएक्शन है पेगन पार के खिलाफ, उसको दिखाती है। नेक्स्ट है ई, इट इज ट्रीटेड एज मिल्टन मैनिफेस्टो, इसको मिल्टन के मैनिफेस्टो के रूप में ट्रीट किया जाता है। और मिल्टन का मैनिफेस्टो किससे रिलेटेड था, प्यूरिटेनिज्म से रिलेटेड था। विच रीचेज ऑफ इट्स अपेक्स इन पैराडाइज लास्ट, जो कि जो है पैराडाइज लास्ट में अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है। मतलब जो प्यूरिटनिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी से शुरू किया है, वह कहाँ पे जाकर के अपनी सभा पर, अपनी ऊंचाई पे पहुंचा, पैराडाइज लास्ट में, जो उनका एपिक है 1667 में आई है। उसके बाद है इट पब्लिश्ड, इट का मतलब कि कृष्ण ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी, ये तो 1629 में लिखी गई है, लेकिन पब्लिश कब होती है, 1645 ईस्वी में। और किसमें पब्लिश होती है, इन पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन फिलिप, नो नॉट मिस्टर जॉन फिलिप, इन पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। बहुत सिंपल सा मैंने कर दिया है आंसर। जी आपका एफ मतलब गलत है यहाँ पे, और मैंने क्या लिखा है, इट पब्लिश इन 1645 या 1645 ईस्वी में पब्लिश होती है। और उसका किताब का नाम क्या था, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, मिस्टर जॉन मिल्टन के नाम से एक पोएम्स का हुआ था, उसमें ये पब्लिश होती। तो इसमें ऑप्शन एफ आपका गलत है, उसमें कुछ नहीं करना, जॉन फिलिप की जगह आपको जॉन मिल्टन करना है। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोजो। आपको पता है कि इसको हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो सब आपको रटा हुआ है। मेरा काम केवल रिवाइज करा देना है जाते समय लास्ट टाइम में। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप मुझसे भी ज्यादा जान रहे हैं, काफी कुछ आपको होगा, लेकिन विद इन आधे घंटे में आप आधा मिल्टन ऐसे कवर कर सकते हैं। एल एलिग्रो और आई एल पेंसिरोजो के लेकर क्या स्टेटमेंट है, इट इज रिगार्डेड द ट्विन पोएम्स पब्लिश इन 1632, यह जो है ट्विन पोएम्स के नाम से जाना जाता है, जो 1632 में पब्लिश हुआ है। मैंने इसलिए पहले ही आपको जिक्र कर दिया था कि एक जगह मैंने डेट 1631 डाला है, दूसरी जगह डेट मैंने 1632 डाला है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि जो डेट 1632 है वही सत्य होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह हार्टन पोयम का हिस्सा है, और हार्टन जो पीरियड है 1632 से लेकर 1637 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद बी आपका क्या है, द टाइटिल ऑफ बोथ पोएम इज इन लैटिन, दोनों पोएम का टाइटिल लैटिन में है। एल एलिग्रो मीन्स अ चीयरफुल जॉयफुल मैन, एक ऐसा आदमी जो खुशहाल है। वाइल आई एल पेंसिरोजो मीन्स सारोफुल आर्ट थाटफुल मैन, ये सब हम लोग जानते हैं कि आई एल पेंसिरोजो का मतलब क्या है, कि थाटफुल या सारोफुल मैन। एल एलिग्रो प्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग, जो एल एलिग्रो है वह मॉर्निंग के चित्र को या मॉर्निंग के डिस्क्रिप्शन को दिखाता है, और आई एल पेंसिरोजो इवनिंग के पिक्चर को दिखाता है, ये भी सही है। बोथ पोएम्स आर रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ये भी सही है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है, ये भी सही है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज रिलेटेड टू म्यूजिकोलॉजी, जो टाइटल इसका वह म्यूजिकोलॉजी से रिलेटेड है, ये बात भी सही है। उसके बाद है बेन जॉनसन रिमार्क, बेन जॉनसन ने स्टेटमेंट दिया है इस पोयम के बारे में, दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, ये गलत है। क्यों गलत है, यह स्टेटमेंट बेन जॉनसन का ना होकर के डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन गिव द अबव स्टेटमेंट, नॉट बेन जॉनसन। और कौन सा स्टेटमेंट है, दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैसेज आ रहा है कि आज क्लास नहीं चल रही है, क्या है? तो क्या और लोगों को नहीं पता? सबको जो डाला गया था क्लास रहेगी। खैर कोई बात नहीं, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वर्क ऑफ मिल्टन अपोजेस लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, आप सबको पता है कि लाइसेंसिंग और सेंसरशिप जो प्रेस के खिलाफ, प्रेस को बैन कर दिया गया था 1643 ईस्वी में, उसके अगेंस्ट में मिल्टन ने एरियोपैजिटिका लिखा था। तो उनका कौन सा वर्क है? एरियोपैजिटिका, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि एरियोपैजिटिका अ प्रोज वर्क ऑफ मिल्टन पब्लिश इन 1644 या 1644 में पब्लिश हुआ था। डिफेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ राइट ऑफ फ्रीडम, और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड किया गया, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को और साथ ही साथ एक्सप्रेशन को डिफेंड किया गया। तो कौन सा वर्क है वो आपका? एरियोपैजिटिका। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन कुछ बड़ा नहीं है आपकी प्रबल इच्छाओं के आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द आर्केड्स एंड कामस। आर्केड्स और कामस के बारे में क्या सत्य नहीं है? द आर्केड्स 1634, जो आर्केड्स है यह आपका कब आता था? 1634 में। जो नीलम मैडम वहां पे बात कर रही तो सही है, वो चीज यहाँ पे आ ही गया। द आर्केड्स इज अ मास्क, यह आपका क्या है? एक मास्क है, कंपोज्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, जो उनके दोस्त के रिक्वेस्ट पर लिखा गया है, एंड अ प्राइवेट म्यूजिशियन ऑफ द किंग हेनरी लॉस, और साथ ही साथ उनके जो दोस्त थे वो एक मतलब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड एंड अ प्राइवेट म्यूजिशियन, जिसका क्या नाम था? किंग हेनरी लॉस नाम था, उनके रिक्वेस्ट पर द आर्केड्स को लिखा गया। और आर्केड्स क्या है? एक मास्क है। अभी कल के लिटरेरी टर्म में हम लोगों ने मास्क को एक्सप्लेन किया था। दूसरा पॉइंट है, इन इट मिल्टन हैज प्रेजेंटेड द ब्यूटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, इसमें मिल्टन ने ब्यूटी ऑफ ट्रीज और प्लांट्स को प्रेजेंट किया, ये भी बात सही है। इट वॉज परफॉर्म्ड बिफोर द काउंटेस ऑफ डाउजर ऑफ डर्बीशायर, इसको जो है काउंटेस जो थी डाउजर ऑफ डर्बीशायर, उनके 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 सामने इसको परफॉर्म किया गया था, ये भी सही है। मिल्टन आल्सो रोट आर्केडिया अ प्रोज रोमांस। आर्केडिया इज अ ग्रीक वर्ड रिफर्स टू नेचुरल ब्यूटी, ये गलत है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मिल्टन ने ये चीज नहीं लिखा था, सर फिलिप सिडनी ने लिखा था। आर्केड्स और आर्केडिया में फर्क रखना है, अगर आर्केडिया आता है तो वह प्रोज रोमांस है, और आर्केडिया को किसने लिखा है? सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। आर्केड्स को किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने लिखा है, जो मास्क है। बाकी के सारे ऑप्शन सही है। कामस के बारे में बात हो रही कि कामस जो 1634 में आया था, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास्क, यह मास्क का एग्जाम्पल है। रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड हेनरी लॉस, ये भी हेनरी लॉस के रिक्वेस्ट पे लिखा गया था। द सब टाइटल ऑफ द मास्क इज द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, इसका जो सब टाइटल है वो ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू है। द गॉडेस ऑफ वर्च्यू, ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें जो गॉडेस ऑफ वर्च्यू है वो किस रूप में आती है? द गॉडेस ऑफ वर्च्यू अपीयर्स एज अ पुअर शेफर्ड, किस रूप में आती है? पुअर शेफर्ड के रूप में आती हैं। हु सेव्स एंड क्लेम्स टू कामस दैट ही इज द गार्डियन ऑफ द चिल्ड्रन, जिन बच्चों को लेकर के एलिस को जो इसमें लेकर के इसमें बात हुई है, वह कामस को, जो कामस विलेन का रूप धारण करता है, जो एलिस को सेड्यूस करना चाहता है, वह कामस से कहती है वह इन बच्चों की जो है गार्डियन और उनको बचाती है। एलिस इज द हीरोइन ऑफ कामस, यस वह इसकी हीरोइन है। इट्स थीम इज ऑनर ऑफ चैस्टिटी, यह बिल्कुल सही कि इसका जो थीम है यह ऑनर ऑफ चैस्टिटी है। उसके बाद आपका एक और है, द मास्क कंटेन्स, जो मास्क है वह क्या? द मास्क कंटेन्स ओनली 5 चैप्टर एंड शो द विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस, कह रहे हैं कि जो मास्क है ये कंटेन्स करता कितना? केवल 5 चैप्टर को, एंड शो द विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस, बात सही, इसमें इस चीज को लेकर के बात की गई है। आर्केडिया इज अ प्रोज रोमांस, जो अभी मैंने बात किया था, आर्केडिया जो डी है एक्सप्लेनेशन जो गलत है, वह एक प्रोज रोमांस है जो सर फिलिप सिडनी ने लिखा, मिल्टन ने नहीं लिखा है। मिल्टन रोड द आर्केड्स एन एग्जाम्पल ऑफ मास्क। तो जो क्वेश्चन मैडम जी का था, नीलम मैडम का, कि वो जो है डेट वो 1634 है। इन दिस वे यू केम टू नो कि ज्यादातर उनका जो वर्क छोटे छोटे थे उसको आज हम लोगों ने डील किया है। कल हम लोग जो है पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, कुछ उनके और जो क्रिटिक्स वगैरह हैं, उन सब चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। एंड आई थिंक Excuse me, sir. कि Excuse जी me, sir.